हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी आपकी मैं लेक्चर सीरीज जो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी लेक्चर सीरीज रहेगी, राइट, आपको पता है कि काफी टाइम से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, राइट। बहुत सारा थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स। लेकिन ये जो भी आपकी लेक्चर सीरीज रहेगी, मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली इसमें कम से कम एक लेक्चर अपलोड करूँ, राइट। और पहले हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स खत्म करेंगे, फिर हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस खत्म करेंगे, फिर आरसीसी, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज गेट एग्जाम और इट इज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, या अगर आप किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट माइट बी एसएससी जेई, या फिर आपका स्टेट का कोई जेई का एग्जाम हो, तो ये जो सीरीज है आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, राइट। नाउ स्टूडेंट, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपके जो है कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रैक्टिस आप कौन कौन सी बुक से करोगे, इसका भी बारे में मैं आपको सब बता दूंगा स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वेरियस बुक्स वी हैव, राइट। लेकिन मैं आपको जो है हाथ पकड़ करके प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो मैं भी अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप वहाँ पे पोस्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में आज का जो पहला लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, राइट। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि फ्लूइड क्या है, तो वही घिसी पिटी लाइन कि स्टेट ऑफ मैटर है, गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, उसमें गैस और लिक्विड जो है आपका ये फ्लूइड में आता है, वही घिसी पिटी चीजें। लेकिन अभी हम लोग जो है बीटेक और डिप्लोमा कर चुके हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो फ्लूइड की जो है एक अच्छी डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। उस अच्छी डेफिनेशन को मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक है, राइट, जिसका नाम है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। अगर मैं बात करूं गेट जैसे एग्जाम की, जो कि बहुत ही न्यूमेरिकल एग्जाम है आपका, जहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गेट जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से मान के चलिए कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो या तो वो आपका सरफेस टेंशन से आएगा, या फिर वो आपका आएगा सरफेस टेंशन ऑफ बबल, या सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट या जेट, या फिर वो क्वेश्चन आएगा अपरेंट विस्कोसिटी से। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है। कभी कभी क्वेश्चन आपका न्यूटन लॉ से भी आ जाता है, न्यूटन प्रिंसिपल से भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले हम बात करते हैं कि ये फ्लूइड है क्या, व्हाट इज दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये फ्लूइड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लूइड का मतलब है द थिंग विच कैन फ्लो, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो चीज फ्लो कर सके उसको फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि लेटर से मेरे पास ये पानी की बॉटल है, राइट, ये मेरे पास पानी की बॉटल है। अगर मैं पानी की बॉटल को ऐसे रख दूंगा तो क्या ये अपने आप ही बह जाएगी, अपने आप ही फ्लो करने लग जाएगी? आप बोलोगे नहीं सर, अपने आप फ्लो नहीं करेगी पानी की बॉटल, राइट। लेकिन इसके अंदर जो रखा पानी है, अगर मैं पानी की ढक्कन खोल दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूं, तो अपने आप ही ये बह जाएगा, राइट। तो जो चीज फ्लो कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। बात करते हैं फ्लूइड, ये चीज फ्लो अपने आप क्यों करती है, बिकॉज फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंटर पार्टिकुलर फोर्स के बारे में, राइट, अगर मैं पार्टिकल के बीच की जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स, अगर उसके बारे में बात करूं, तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उनकी जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो काफी वीक होती हैं। एंड दैट इज वाई वो चीज अपने आप ही जो है फ्लो करने लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है एक मोम है। मोम मतलब मेरे पास जो वैक्स है, राइट। तो वैक्स जो होता है जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो आपका जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। तो उसमें जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर मैं उस वैक्स को धीरे धीरे लाइटर ले जाके या माचिस की तीली ले जाके धीरे धीरे गर्म करूं, तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। क्यों? बिकॉज वो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो कम हो जाती है और वो फ्लो करने लग जाता है, राइट। और ज्यादा गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होने भी लग जाएगा, गैसेस वहां से निकलने लग जाएंगे, राइट।
तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड वो सब्सटेंसेस या वो मैटर है जिसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है बहुत ही वीक होते हैं और वो अपने आप ही फ्लो करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड, राइट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। देखो मैकेनिक्स का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जो कि मैकेनिकल फोर्सेस के इफेक्ट को कंसिडर करती है, राइट। अब आप बोलोगे सर मैकेनिकल फोर्स क्या है? वो फोर्स जिसको अपना इफेक्ट शो करने के लिए किसी बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ता है, राइट। पहले समझो फिर उसके बाद आप लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा ट्राई करो कि आप हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए, ठीक है। पहले आप समझिए फिर आप लिखते रहना। ऐसी फोर्स, द फोर्स which has to come in contact with a particular body to show its effect is called as the mechanical force। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स लेट अस से मान लो कि कोई दीवार है, राइट, और दीवार पे लेट अस से आपको ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन लेकर के आओगे। उस ड्रिल मशीन को उस दीवार के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जादू से इसके अंदर अपने आप ही दूर से ड्रिल हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस, राइट। तो मैकेनिकल फोर्सेस क्या होती है, व्हाट आर द मैकेनिकल फोर्सेस? मार्कर का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। सो मैकेनिकल फोर्सेस क्या होती है? राइटिंग अच्छी आ रही, गुड। सो मैकेनिकल फोर्सेस, तो मैकेनिकल फोर्सेस वो होती हैं जिसको अपना इफेक्ट शो करने के लिए बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ता है, बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ता है, दोज आर कॉल्ड एज द मैकेनिकल फोर्स, राइट। आप बोलोगे सर सारी फोर्सेस को तो बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूर से ही हो जाती है, राइट। मान लो कि मेरे पास एक लोहा है, मेरे पास आयरन है, आयरन को लटकाओ अपने आप ही अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो क्या मैं कोई फोर्स लगा रहा था बाहर से? नहीं, वो तो अपने आप ही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपने आप ही अलाइन हो गए। सो मैकेनिकल फोर्सेस वो हैं जिनको बॉडी के कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो फ्लूइड आपको समझ में आ गया, मैकेनिक्स आपको मतलब मैकेनिकल फोर्सेस का इफेक्ट अगर मैं फ्लूइड के ऊपर देखूंगी क्या होगा, तो वही आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा। क्लियर? तो आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया, आपको फ्लूइड समझ में आ गया। मेन बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, क्या इन दो चीजों से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ आएगा? आएगा तो लड्डू दो चार मेरे को भी खिला देना, नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ये बस समझने के लिए होता है कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है, राइट। मान लो कि आपको पता है कि बहुत सारे ए के एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका यूपीपीएससी का ए का एग्जाम होता है, तो पहले आपका जो है प्री होता है और फिर आपका मेंस होता है, राइट, और फिर आपका जो है इंटरव्यू भी होता है। आजकल तो सिर्फ प्री लेता है ऑब्जेक्टिव और सीधा इंटरव्यू करता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऐसे घिसे पिटे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर घिसे पिटे क्वेश्चन का अगर आप आंसर घिसा पिटा दोगे, वही वाला कि फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, राइट, और जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड गैस आपका फ्लूइड होगा, तो आपको नंबर काट लेगा। तो अगर इस टाइप से अगर आपको डेफिनेशन देते हो इंटरव्यूज में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, हम लोग इसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ज्यादा तवज्जो देंगे। वी विल गिव द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मोर इंपॉर्टेंस। अब ये देखो, एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है आपकी मॉलिक्यूलर एटॉमिक अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक अप्रोच के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर बात करेंगे, ठीक। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर बात करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आपको थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा जब मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ना हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे। अरे बाय द वे, मैथ से मेरे को याद आया स्टूडेंट्स, जब आपका टेक्निकल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको मैथ्स के लेक्चर भी आपको दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस सीरीज में जो भी आप एक ही बार सीरीज में पूरी रिकॉर्ड करूंगा स्टूडेंट, डेली 1 घंटा 2 घंटा निकाल के जो भी मेरे को टाइम मिलेगा, भले ही इसको 6 महीना लगे 5 महीना लगे, बट मैं इसको पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें मैथमेटिक्स वगैरह सब होगा और सब कुछ आपके लिए फ्री होगा, राइट। ऐसे कुछ नहीं कि कोई पैसा वैसा लगे, सब कुछ आपके लिए फ्री होगा। इसके अलावा मैथ्स भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कवर नहीं कराए जाते। कौन कौन से टॉपिक्स होता है? फील्ड एस्ट्रोनॉमी, राइट। ये जो है जनरली आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, तो जनरली ये चीज कवर नहीं कराई जाती। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फील्ड एस्ट्रोनॉमी को भी कवर करूँ। इसके अलावा बहुत सारे गेट के एग्जाम में, अगर मैं गेट की बात करूँ, तो बहुत गेट के एग्जाम में बहुत सारे नए टॉपिक्स हर साल ऐड होते हैं। जैसे कि पिछले 1-2 साल में ऐड हुआ था आपका लेटरली लोडेड पाइल्स, तो अभी भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं कराते हैं, ठीक है ना। इफ यू गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो वो चीजें नहीं कराई जाती। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी A to Z सब कुछ मैं आपको बताऊं, ईच एंड एवरीथिंग। एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, सिस्टम।
डैम्ड सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम, मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक को भी मैं आपको कवर कराऊं, तो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक बचा हुआ है और आपको जो है किसी दूसरे चैनल पे जाकर के आपको देखना पड़ रहा है। ट्राई करूंगा सब कुछ चीजें आपको एक ही चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाए, जिसका नाम है इंजीनियरिंग एस, राइट। बाय द वे चैनल का नाम बदलता रहता है स्टूडेंट्स, पहले कुछ और नाम रखा था, अभी कुछ और नाम है। नाम में कुछ नहीं है, काम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लगाऊंगा। अगर आपको समझ में आएगा, बाद में एक डेल ऑपरेटर लगेगा, इसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेशन लगाऊंगा, बहुत सारी डिफरेंशिएशन लगेगी स्टूडेंट्स। तो ये चीज अगर आपको पता हो, मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशंस आप तभी लगा सकते हो जब वो चीज कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अगर कोई डिस्क्रीट चीज है तो आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब जो ए और जे वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे सर डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है। बस याद रखो, एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, एक डिस्क्रीट ग्राफ होता है। तो डिस्क्रीट ग्राफ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में स्टूडेंट्स मैं ये आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में नुडसन नंबर की मदद से, कि हम लोग जो चीज एज्यूम करते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपका, वो एक कॉन्टिनियम है, राइट। एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कॉन्टिनियम। कॉन्टिनियम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, राइट। सो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या फिर पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हो, बिकॉज पार्टिकल्स का भी मास होता है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट। बिकॉज अगर मैं फ्लूइड को कॉन्टिन्यूअस नहीं मानूंगा, अगर मैं मानूंगा कि अच्छा फ्लूइड पार्टिकल्स के पीछे बहुत बड़ा गैप है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मैथमेटिक्स के रूल को वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मानना या फिर कॉन्टिन्यूम मानना, क्या इसका कोई एक मेरे पास कोई पैरामीटर है कि अगर ये पैरामीटर फॉलो करेगा तभी ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, कॉन्टिन्यूम होगा? तो जवाब है हाँ। इसका एक पैटर्न है, इसका एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर का नाम है नुडसन नंबर स्टूडेंट्स, राइट। नुडसन नंबर इस पैरामीटर का नाम है। तो पहले एक बार जरा नुडसन नंबर का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि नुडसन नंबर आपका जो है क्या होता है, राइट। सो नुडसन नंबर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग के एन से डिनोट करते हैं, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ अपॉन लेंथ ऑफ द फिजिकल लेंथ ऑफ द स्केल, तो ये आपका नुडसन नंबर। पहले समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, समझते हैं। लेट अस से मान लो कि मेरे पास एक पाइप है। पाइप मान लो, ऐसे हवा भी मान लो, हवा भी मान सकते हो, लेकिन हवा में आपको लेंथ समझ में नहीं आएगी। पाइप है, इस पाइप की लेंथ मान लो कि एल है। इस पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब जब भी मैं फ्लूइड बोलूंगा तो गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। इसके अंदर से कोई आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, ड्यू टू प्रेशर, तो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। क्लियर। तो लेटर से मान लो कि ये तीन पार्टिकल, ये दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, ये पार्टिकल इससे टकराया। इससे टकराने के बाद अगर ये ए पार्टिकल, ये बी था, और ए पार्टिकल किसी सी पार्टिकल से टकरा गया, राइट। ये को सी पार्टिकल था, पहले ए पार्टिकल बी से टकराया, फिर सी से टकराया। तो इसके ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मतलब ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है, उसको मॉलिक्यूलर फ्री पाथ। फॉर एग्जांपल, आप जो है नींद में उठे, एकदम आपको मम्मी ने उठाया कि बेटा उठ जा उठ जा, 12 बज गए, क्योंकि आप तो 12 बजे तक सोता तो सांड हो, राइट। तो आप 12 बजे तक उठे आप, और आपकी मम्मी ने आपको उठाया, आप एकदम उठते हो, बोलते हो अच्छा हाँ मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने बोला बेटा चल नाश्ता कर ले, पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आप ऐसे नींद में उठे, आपका सर जाके दीवार पे लगा, राइट। उसके बाद दूसरी दीवार पे लगा। तो जब आप अपने बेड से उठे, तो सेकंड दीवार में जब आपका सर लगा, तो वहां से लेके बेड तक का जो डिस्टेंस था, वही आपका मॉलिक्यूलर फ्री पाथ। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये गेट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो टॉपिक है आपका नुडसन नंबर, ए और जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपका नुडसन नंबर है, ये आपका लेंथ था आपका, और ये आपका नुडसन नंबर आपका हो गया। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक बार ए जे एग्जाम में वो बना रखा था टेबल, तो यहाँ पे दिया हुआ था कौन कौन सा डायमेंशनलेस है, रेनॉल्ड नंबर, राइट। इसके अलावा नसल्ट नंबर, नुडसन नंबर, तो ये चीजें दी हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नुडसन नंबर है आपको, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आपका। क्लियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं नुडसन नंबर की वैल्यू की, कि आपको नुडसन नंबर से कैसे पता चलेगा कि कोई जो आपका पर्टिकुलर फ्लो है आपका, वो किस टाइप का फ्लो है, क्या वो कॉन्टिन्यूस मास में आएगा या वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू, मैं अगली साइड पे चलता हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाय द वे लिखा है क्या, नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ। अगर नुडसन नंबर की वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 होगी, तो मान के चलेगा कि ये जो आपका फ्लो है, ये आपका जो है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, या ये कॉन्टिन्यूम है। मतलब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी फॉर्मूले लगाऊंगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, ये तभी पॉसिबल है अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम। अगर नुडसन नंबर की वैल्यू स्टूडेंट्स, राइट, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू जो है आपकी, ये 0.01 से लेकर के, एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए मुझे अपने नोट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए, तो अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से लेकर के 10 के बीच में होती है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप फ्लो। स्लिप फ्लो, ये स्लिप फ्लो क्या होता है स्टूडेंट, जब मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि पार्टिकल जो होता है बाउंड्री से टकराने के बाद स्लिप करता है, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, तो ये आपका फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो है, और फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो का मतलब होता है गैस, ठीक है। तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, तो इसका मतलब होता है गैस। लेकिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब भी मैं बोलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, नो डाउट फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका गैस भी आता है, आपका जो है लिक्विड भी आता है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड, और लिक्विड्स के लिए नुडसन नंबर की वैल्यू हमेशा 0.01 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये चीज आप याद रखिएगा, माइट बी पॉसिबल कल को आपके किसी ए या जेई एग्जाम में आपसे पूछ ले। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेट अस प्रोसीड फर्दर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट देखो, मैंने इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when a real fluid flows past a solid boundary, a layer of fluid which comes in contact with the boundary surface adheres to it on account of viscosity. Since this layer of fluid cannot slip away from the boundary surface, it attains the same velocity as the boundary. In other words, the boundary surface, there is no relative motion between the fluid and the boundary. This is called as the no slip condition. एक तो स्लिप कंडीशन आपको पता चलेगी कि जब भी नुडसन नंबर की वैल्यू जो है 0.01 से लेकर के 10 के बीच में लाया करेगी, तो ये आपका जो है स्लिप कंडीशन हो जाएगा। स्लिप कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब पार्टिकल्स आपके जब बाउंड्री से टकराएंगे ना, तो चिपकेंगे नहीं, ये स्लिप कर जाएंगे आपके, तो वहां पे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि जब आपके नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम होती है, तो जब बाउंड्री से जब कोई भी पार्टिकल टकराता है आपका, तो मान लो कि फ्लूइड ऐसे आ रहा था, बाउंड्री से कोई पार्टिकल टकराया, तो विस्कोसिटी की वजह से जो बाउंड्री की जो वेलोसिटी थी, अब बाउंड्री तो मूव नहीं कर रही थी, तो बाउंड्री की जो वेलोसिटी जीरो थी, वही पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब पार्टिकल बाउंड्री से चिपक जाएगा, राइट। और इसी केस को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड एंडिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ओपन चैनल फ्लो, जो भी हम पढ़ेंगे, बात ना घुमा फिरा के नो स्लिप कंडीशन पे आ जाएगी। नो स्लिप कंडीशन ही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पे से कभी किसी ने डिप्लोमा में या बीटेक में थोड़ी बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी हो, तो वहां पे बाउंड्री लेयर थ्योरी है, बीएलटी, राइट। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में अगर आपको पता हो स्टूडेंट, तो आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाउंड्री से कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे बाउंड्री पे वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होती है, ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी यहाँ पे क्यों होती है, कभी सोचा आपने? वो इसीलिए होती है बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है। ये चीजें क्लास में बताई नहीं जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अज्यूम की जाती है कि आपको पता होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग नुडसन नंबर लेस देन 0.01 या फिर नो स्लिप कंडीशन लेकर के हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, आसान टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा बात करते हैं फ्लूइड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल है, या पार्टिकल को छोड़ो, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक की बात करूं, तो मान लो कि मेरे पास ये एक पानी है इस बॉटल के अंदर। इस बॉटल के अंदर जो पानी है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग सकती है? दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है सरफेस फोर्स और एक होती है बॉडी फोर्स। देखो स्टूडेंट, सरफेस फोर्स क्या होती है? जो कि उसकी सरफेस पे लगती है, जैसे प्रेशर है आपका, प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, एटमोस्फियरिक प्रेशर,
ये जो है आपका सरफेस फोर्स है, बिकॉज वो सरफेस पे लगता है प्रेशर, राइट। बॉडी फोर्स में जो कि उसके वेट की वजह से आती है बॉडी फोर्स, राइट। कौन कौन सी बॉडी फोर्स आ जाएगी आपके पास? वेट आ जाएगा, तो वेट आपका जो है बॉडी फोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बॉडी फोर्स वो है जो कि मास या वेट की वजह से जो लगती है, और सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगती है वो आपकी जो है सरफेस फोर्स है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एडहेजन कोहेजन, तो ये सरफेस फोर्स है, ये सरफेस के ऊपर काम करती है, सरफेस टेंशन आपकी सरफेस फोर्स है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मास और वेट के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मास और वेट के बीच में किसको नहीं पता। अब देखो मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, आप क्या बोलोगे? किसी का वजन 60 किलो होगा, किसी का 50 होगा, जो पतला सा होगा 40 भी हो सकता है, लेकिन जो हट्टा कट्टा मोटा होगा मेरी तरह तो 90 और 100 किलो भी आपका वजन हो सकता है, राइट। तो आप देखो आपने यूनिट क्या बोली वेट की, आपने बोला सर मेरा जो वेट है वो 90 kg है। अरे भाई साहब किलोग्राम जो है ना वेट की यूनिट नहीं होती है। यही तो कंफ्यूजन है, बिकॉज हम लोग जनरल लैंग्वेज में वेट को किलोग्राम बोलते हैं। अच्छा 2 किलो चीनी तौल दो, अरे भाई वो वेट है, वो फोर्स है, वो मास नहीं है, बिकॉज मास का यूनिट भी किलोग्राम ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मास बेसिकली क्या होता है? मास आपका होता है जो कि आपको एक बॉडी के अंदर ये बताए कि कितना कंटेंट मौजूद है, राइट। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, so quantity of matter present in a body, ये आपको बताएगा मास क्या है। क्लियर कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ये आपको मास बताएगा। वेट क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये होगा आपका वेट, समझिएगा। लेट अस से मान लो कि एक बॉडी है, मान लो कि मैं हूं, मैं जो है एक वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे खड़ा हूं। मैंने बोला कि मेरा जो वेट है वो 90 किलोग्राम है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये वेट ना 90 किलोग्राम नहीं होता है, ये 90 किलोग्राम फोर्स होता है। लेकिन हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में किलोग्राम ही बोलते हैं। किलोग्राम बेसिकली मास की यूनिट है, राइट। तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वेट की यूनिट क्या है? किलोग्राम फोर्स, या फिर उसको न्यूटन भी बोल देते हैं। तो वेट जो होता है आपका कुछ नहीं होता, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और नॉर्मली अगर आपको एग्जाम में ना दिया हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चलते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है तो। और कोई भी अगर आपको डाउट तो आप यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अदरवाइज कुछ दिनों में, अभी तो नहीं, कुछ दिनों में, अभी थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, कुछ दिनों में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा स्टूडेंट्स, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपके दिमाग में डाउट है आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ना अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज है मेरे पास। तो सबसे पहले जो आती है वो है डेंसिटी और मास डेंसिटी। यहां से आपका शुरू हो गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नॉर्मल क्वेश्चंस। यहां से क्वेश्चन आए या ना आए पता नहीं, कभी कभी बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स से आ जाता है, न्यूटन नंबर ए जे में आ जाता है, गेट में नहीं पूछता है, ईएस वगैरह में नहीं पूछता है, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपके एक्चुअल क्वेश्चन अभी आपके शुरू हो जाएंगे। तो पहले है आपका डेंसिटी, या उसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग सिंबल्स हैं, लेकिन मैं जो सिंबल यूज करूंगा वो होगा रो। इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो मास के लिए मैं रो इस्तेमाल करूंगा, रो ये वाला, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कौन सी बुक आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए फॉलो करोगे? देखिए स्टूडेंट्स कोई एक बुक नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप फॉलो कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आर के बंसल। अब आप बोलोगे सर ये तो जो है मैकेनिकल वालों की बुक है, भाई मैंने इसी को पढ़ के रैंक लेके आया हूँ गेट में, ठीक है ना। तो फॉलो कर लेना, ठीक ठाक किताब है। अगर ओपन चैनल फ्लो की मैं बात करूँ, आप सुब्रमण्य भी फॉलो कर सकते हो, एक मदन मोहन दास भी आती है, एम एम दास भी आती है, वो भी फॉलो कर सकते हो। या फिर आप सुब्रमण्य फॉलो कर सकते हो। मेरे पास दोनों बुक हैं, पढ़ाने के लिए मैं सुब्रमण्य इस्तेमाल करूंगा, न्यूमेरिकल के लिए मैं एम एम दास का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये है आपका मास डेंसिटी, जिसको मैं रो से डिनोट करूंगा। मास डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका मास डेंसिटी आ जाएगा। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की आपकी होती है मीटर क्यूब। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है आपका, ये यूनिट हो जाएगा किसका? मास डेंसिटी का, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम। और वॉल्यूम का क्या होगा आपका?
एल क्यूब, तो आपका हो जाएगा ml माइनस 3t0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का। आपको सारी यूनिट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एई और जेई में पूछा गया है, एक एक नंबर का पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे याद रखने की जरूरत भी नहीं, आसान है। लेकिन जिन बच्चों की फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम रद्दी है, एकदम घटिया फ्लूइड मैकेनिक्स है, उनसे पूछो फ्लूइड क्या है तो ऐसे देखता है चारों तरफ, तो याद रखिएगा भाई साहब कि ml-3 होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ जो है टॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मेरा मोटिव ये होता है कि जो एकदम क्लास का जो पिछड़ा हुआ बच्चा जो है ना, राइट, एकदम जैसे इलेक्शन में नेता लोग बोलते हैं कि एकदम पिछड़े इंसान तक जाएंगे, तो मैं भी आपसे वही बोलूंगा। तो क्लास का जो एकदम पिछड़ा जो बच्चा होगा ना, जो एकदम एंड में जो बैठता होगा, जिसको डाउट पूछेगा तो शर्म आती है, बिकॉज उसको कुछ कम समझ में आता है, कोई बात नहीं, सबने इंसान, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया, एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है स्टूडेंट, ठीक है ना। एक आपका जो है घोड़ा जो है वो पानी के अंदर डुबकी नहीं मार सकता, तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स, तो आप क्या है, हर एक इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। लेकिन ये तो नेचर ऐसा है कि हम लोग को सबको बोला गया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो और गेट निकालो, एई जेई निकालो, तो हम लोग सब जो है पेड़ पे चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो मछली को दिक्कत होगी पेड़ पे चढ़ने में स्टूडेंट्स, तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, मछली भी पेड़ पे चढ़ जाती है, ठीक है ना। आजकल एक फ्लाइंग फिश भी होती है, तो वो भी हो जाता है। एडॉप्शन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इवोल्यूशन भी उसको बोलते हैं, एवोल्यूशन। तो करना क्या है आपको, बस आप सुनते रहिए। अगर बाकी बच्चों को एक चीज एक बार में समझ में आ जाती है, तो माइट भी पॉसिबल उस उड़ती हुई मछली को, जो भी अभी उड़ नहीं पा रही है, उसको वो चीज जो है क्या पता 10वीं बार में समझ में आ जाए, लेकिन समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है ना। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि सोसाइटी ने हम लोग को ऐसा बना दिया है कि हम लोग जो है मतलब हर कोई पेड़ पे चढ़ना चाहता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी आते हैं यूट्यूब पे, और आपका जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, कि हाथी को भी पेड़ पे चढ़ाना है, बंदर को भी, बंदर तो चढ़ा जाएगा, राइट, लेकिन फिश को भी चढ़ाना है। तो आप जो है क्या पता आप मछली हो, क्या पता आप किसी और काम के लिए बने हो, आप जो है बहुत अच्छे पेंटर हो या बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट आप बन सकते हो फ्यूचर में, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आपको भी बोला गया कि आपको भी पेड़ पे चढ़ना है। बंदर तो चढ़ जाएगा एक ही बार में, लेकिन आपको टाइम लगेगा ना, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज फ्लाइंग फिश नाम की भी चीज होती है, जो उड़ चढ़ती नहीं है, उड़ती भी है। फ्लाइंग फिश, आप नेट पे सर्च कीजिएगा फ्लाइंग फिश क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ आप लोगों को, तो याद रखेगा ml-3 और t0 जो है आपका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है डेंसिटी का। आगे बढ़ते हैं जरा। सेकंड जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसका नाम है वेट डेंसिटी। अब वेट डेंसिटी क्या होता है, इसको मैं गामा से डिनोट करूंगा। ये होगा आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, पहले बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या मैं इसको m अपॉन वी इंटू जी नहीं कर सकता? आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये m अपॉन वी क्या होगा, ये तो आपका रो होता है और ये आपका जी होता है, तो ये आपका गामा हो गया। तो गामा जो है आपका ये रो इंटू जी हो गया। आपके लिए मैं एक होमवर्क कर देता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि इसका गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये आप मुझे बता देना। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गामा का आपने को डायमेंशनल फॉर्मूला बता दें। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा है मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं रिलेटिव डेंसिटी भी नाम देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से भी कर सकते हो, आर डी से भी कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल की मास डेंसिटी अभी जो पढ़ा, या फिर किसी भी मटेरियल या फ्लूइड की वेट डेंसिटी अभी जो पढ़ा, डिवाइडेड बाय, अगर आप उसको किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट या मास डेंसिटी से कंपेयर करो, तो समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसको, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई डू आई नीड दिस। मैंने बोला कि उसेन बोल्ट जो है 100 मीटर 10 सेकंड में आराम से दौड़ लेता है, क्लियर। तो अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो, आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है यार, दूसरे प्लेनेट, मतलब आपको तो पता नहीं है ना कि भाई 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना क्या होता है। आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुना है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज तक जो सबसे फास्ट रनिंग का रिकॉर्ड है वो 11 सेकंड था, और उसेन बोल्ट 10 सेकंड में दौड़ गया, तो फिर आपको शायद अचरज होगा कि पृथ्वी को जन्म लिए हुए इतने करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल में शायद एक ही आदमी 11 सेकंड में दौड़ पाया, और उसेन बोल्ट 10 सेकंड में दौड़ रहा है। तो फिर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, बिकॉज मैंने अब कंपेयर कर दिया उस चीज को। तो अगर मैं बोलूं कि पानी भारी है, हाँ हाँ ठीक है भारी है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पानी जो है इस मटेरियल से, इस ऑयल से इतना ज्यादा भारी है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तब आप उस चीज को जो है ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे।
अगर मैं बोलूँ कि मेरा वजन 90 किलो है, आप बोलोगे ठीक है सर 90 किलो कौन सी बड़ी बात है। मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी उम्र में बाकी लोगों का वजन ना 75 होना चाहिए, तब आपको लगेगा अरे भाई आपका तो सर सही में वजन ज्यादा है। समझ में आ रही है मैं क्या बोलूँ, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी होती क्या है कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, या फिर किसी भी बॉडी का वेट और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट डेंसिटी। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड आप लेके चलोगे वाटर, और वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है, उससे कम पे भी कम होती है, उससे ज्यादा पे भी कम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट के लिए देखा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मर्क्यूरी की, आप याद रखिएगा 13.6 होती है मर्क्यूरी के लिए। मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मर्क्यूरी का बस आप याद रखिएगा। एक तो वाटर का आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाएगा, बिकॉज उसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करो तो 1 ही आएगा, और मर्क्यूरी का 13.6 होता है, मर्क्यूरी का भी आप जो है याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। एग्रीगेट्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.9 के बीच में लाई करती है, लेकिन वो अलग अलग एग्रीगेट्स की अलग अलग होती है, जो कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब जरा बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। देखिए इसमें कुछ नहीं है स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1 अपॉन मास डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऐसे करके डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मास डेंसिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस एक चीज आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक बार जेई के एग्जाम में पूछा गया था। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब देखो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml-3 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या ये हो जाएगा आपका m-1 L3 और TC। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार ना जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहां तक मेरे को लग रहा है शायद एक बार इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन शायद एक बार ईएससी में भी पूछा गया है, लेकिन हाँ जेई में कंफर्म है कि एक बार जेई में पूछा गया था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और है, ये जो मैं लेक्चर सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ये मत समझना कमेंट सेक्शन में या फिर इसके टाइटल पे जाकर के कि अच्छा ये तो सिर्फ गेट के लिए होगा, ये तो सिर्फ ए के लिए होगा, या जेई या फिर ईएस के लिए होगा। स्टूडेंट देखिएगा कंसेप्ट जो हैं सेम होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए जे के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आपको कंसेप्ट बहुत ही हल्के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। अगर मैं आपको गेट के लिए ईएससी किसी के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, तो कंसेप्ट की जो क्वालिटी होगी, जो बेस्ट अवेलेबल कंसेप्ट होगा, जो बेस्ट अवेलेबल कंटेंट होगा, दैट आई विल प्रोवाइड यू, दैट इज माई श्योर शॉट गारंटी टू यू। ठीक है ना। इसके अलावा जो मेन चीज वेरी करती है वो है क्वेश्चंस के टाइप के ऊपर। गेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल अप्रोच आपको वहां पे ज्यादा रखनी पड़ेगी। एई और जेई एग्जाम्स में ज्यादातर अप्रोच जो है वो थ्योरेटिकल रखनी पड़ेगी, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ज्यादा जो अप्रोच है वो एनालिटिकल रखनी पड़ेगी। कंसेप्ट ये रहेगा, क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हो उस चीज की, उसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस रहता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। ठीक है ना। बाकी चेंज भी होता रहता है, बिकॉज यूपीएससी जो है ईएससी कंडक्ट करता है, और यूपीएससी का फुल फॉर्म ही होता है आपका जो है, क्या था फुल फॉर्म, एक फैकल्टी ने मेरे को बताया था, हाँ, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। बिकॉज कब क्या डाल दे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ पिछले 15 20 30 साल से तो यही पैटर्न है कि एनालिटिकल रहता है, एनालिटिकल और मेमोरी वाला। तो याद फॉर्मूले रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, और क्वेश्चन को अगर घुमाए तो क्या आप उसके बारे में सोच सकते हो कि नहीं, राइट। तो ये आपका यूपीएससी रहता है, और गेट में आपका कंसेप्चुअल एंड प्लस न्यूमेरिकल आपका ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 अपॉन मास डेंसिटी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिएगा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप में से किसी को स्विमिंग आती हो तो एक काम करना, पूल में कूदना। अगर आप पूल में फ्लैट कूदोगे ना, मान लो कि ये पानी का सरफेस है आपका, अगर आप पूल में एकदम फ्लैट कूदोगे, छाती के बल कूदोगे ना, तो हड्डी भी टूट सकती है, बिकॉज जो ऊपर की सरफेस है ना
एकदम बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन, बहुत टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ऊपर की सरफेस। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, समझिएगा। मान लो कि ये आपका फ्लूइड है। अब फ्लूइड के अंदर ना दुनिया भर के पार्टिकल्स होंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल अपने आप को जो है एक दूसरे के चारों तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, G × M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वही वाला फंडा, राइट। तो हर एक पार्टिकल अपने आप को जो है एक दूसरे की तरफ खींचेगा। तो स्टूडेंट्स मान लो कि मैं एक पार्टिकल लेता हूं जो कि अंदर है एकदम, तो ये पार्टिकल चारों तरफ फ्लूइड पार्टिकल जो है इसको खींचेंगे अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगाएंगे। ये एक पार्टिकल है, ये भी चारों तरफ से खींचेगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है उस पार्टिकल में जो कि सरफेस के ऊपर है। सरफेस के ऊपर मान लो कि ये वाला पार्टिकल, अब इसको यहां से फोर्स लग रही है, यहां से लग रही है, यहां से लग रही है, जो पार्टिकल खींच रहे हैं आसपास के, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। ऊपर से कोई भी फोर्स ऑफ कोहेजन इसके ऊपर नहीं लग रही है। कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम कोहेजन भी बोलते हैं। को का मतलब होता है सेम पार्टिकल्स, राइट। मेरा कोऑर्डिनेट करो मेरे को, राइट, मेरा को एम्प्लॉय है, राइट, मतलब साथ साथ, सो कोहेजन। ठीक है, तो कोहेजन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है इसको मैं अगर ए बोल दूं, तो ए में ना अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखो अगर मैं बी की बात करूं या सी की बात करूं, तो ये सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मान लो कि एक बॉडी है, एक फोर्स आपने 2 न्यूटन यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ पे लगा दिया, तो आपस में दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अंदर वाले सारे पार्टिकल्स तो इक्विलिब्रियम में है। प्रॉब्लम में आती है ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल बेचारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ना होने की वजह से इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की जो सरफेस है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक ही पार्टिकल पे नहीं लगेगा, सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ऊपर की जो लेयर है आपकी, ऊपर की जो सरफेस है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। कैसी? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। और यही आपका सरफेस टेंशन है। इसलिए ऊपर की जो सरफेस एकदम पत्थर की तरह हो जाती है, कूदोगे तो हड्डी वड्डी भी टूट सकती है आपकी। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ऐसे डाइव करो, एकदम नुकेली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एकदम कम करके आप डाइव करो, तो आप जो है सरफेस टेंशन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार थम्स अप शो कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शो में थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट चलिए। अगर आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट, तो आपका जो कमेंट सेक्शन है ना, उस पर आप जो है एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। कुछ नहीं होती है सरफेस एनर्जी, जो होती है आपकी सरफेस टेंशन इनटू एरिया होती है। बिकॉज आपको भी पता है कि सरफेस, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो सरफेस टेंशन जो होता है मेरा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है आपका सरफेस टेंशन। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका सरफेस टेंशन हो गया। अब देखो, अगर मैं सरफेस टेंशन को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको जो है फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स को अगर मैं जो है मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ से, तो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर जो है किसकी यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर की, एरिया की। और ये सरफेस टेंशन है आपका, और ये न्यूटन होता है, ये मीटर होता है। और न्यूटन मीटर जो है एनर्जी की यूनिट होती है। तो कुछ नहीं है, सरफेस एनर्जी जो होती है आपके पास, सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो ये होती है आपकी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओल्ड एंड न्यू टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है रोड के साथ, वहां पे आपको सरफेस एनर्जी का फंडा समझ में आएगा। बस फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, सरफेस एनर्जी जो होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया होती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सरफेस टेंशन इतना है, एरिया इतना है, तो बताओ सरफेस एनर्जी कितनी होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका सरफेस एनर्जी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बाकी ये जो टॉपिक है आपका सरफेस टेंशन फॉर वेरियस केसेस, ये हम लोग पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक खत्म करते हैं, आपका सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी तक खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर मैं जो है अभी एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर्स लेकर के आता रहूंगा। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस ये है कि भले मेरे को टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं आपके लिए जो है
लेक्चर्स में सारे सारे कवर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एंडिंग अप टू जो भी फ्लूइड डायनामिक्स या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स जो भी मैंने आपको बोला है, एंड इसको पूरा करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय, टेक केयर।